जय हिंद, वंदे मातरम। बहुत बहुत स्वागत है आपका टीम निष्ठा पर। तो आज के सेशन में हम डिस्कस करने जा रहे हैं एसएससी सीपीओ के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 29 जून के सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चंस को आज हम डिस्कस करेंगे। इस ये जो है आपका इस सीरीज का 8वां सेशन है। ऑलरेडी हम 7 सेशन में 50 क्वेश्चन हर सेशन में डिस्कस कर चुके हैं, तो 350 क्वेश्चन ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो इट्स अ ह्यूज क्वेश्चन बैंक। पेपर में जाने से पहले इन सेशंस को ज़रूर देख लीजिएगा। अगले साल के लिए जब भी आप इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये जो पूरा क्वेश्चन बैंक है ये एक पर्टिकुलर ईयर के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ ये आपका हमेशा के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि लगभग जो सिलेबस आपका सेम है और जीएस की वेटेज या जीके की वेटेज कह लीजिए बढ़ गई है। उसका रीज़न ये है कि अब आपको आधा घंटा देना ही पड़ेगा हर सेक्शन को। सो मैथ्स, रीजनिंग, जीके एंड इंग्लिश, तो जीके का जो पार्ट है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है इस कंटेक्स्ट में भी, और प्रीवियस ईयर से हमें पैटर्न भी क्वेश्चंस का समझ आता है। ठीक है जी। आगे बढ़ने से पहले ncrtquiz.com ncrtquiz.com हमारी तरफ से एक बड़ा ऑनेस्ट अटेम्प्ट है। जब भी कोई स्टूडेंट पूछता है कि प्रिपरेशन कैसे स्ट्रेंथन की जाए, प्रिपरेशन को, यूपीएससी की प्रिपरेशन को, स्टेट सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन को, बेशक वो सिविल सर्विसेज हो, सीडीएस हो, सीएपीएफ हो, एनडीए हो, तो उसको अच्छा कैसे बनाया जाए। इवन बहुत सारे स्टूडेंट आजकल ये भी आते हैं कि हम 9th क्लास में हैं, 10th क्लास में हैं, 11th क्लास में हैं, हम अभी से यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं, तो क्या कर सकते हैं। तो एनसीईआरटीज आर द बेस्ट सोर्स, बेसिक नॉलेज। बट एनसीईआरटीज को पढ़ने के बाद मुझे कितना समझ आया, तो उसके लिए भी ये एक बहुत अच्छा आपका तरीका है। नेक्स्ट है आपका ये मेरे बारे में जानकारी, माय ब्रीफ प्रोफेशनल एंड एकेडमिक जर्नी। चलिए क्वेश्चन शुरुआत करते हैं। विच यूनियन टेरिटरी हैज द लोएस्ट लिटरेसी रेट अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ 2011। अब थोड़ा सा ना इस ऐसे क्वेश्चंस को आप थोड़ा लॉजिकली भी देख सकते हो कि यार कौन सा जो है स्टेट या यूनियन टेरिटरी अब लोएस्ट पूछा है, तो कौन सा लोएस्ट हो सकता है। ठीक है, अब यहां पर जैसे लक्षद्वीप है, अंडमान निकोबार है, दिल्ली है, दादरा नगर हवेली है, तो अब इनमें से जो है दिल्ली एक अर्बन एरिया है, अच्छा लिटरेसी रेट होना चाहिए, तो इस तरीके से भी आप एलिमिनेट कर सकते हो। तो इसमें जो आपका आंसर है दादरा नगर हवेली। ठीक है जी। सो इट इज लाइक हैड द लोएस्ट लिटरेसी रेट ऑफ ऑल द यूनियन टेरिटरीज एट अराउंड 76%। बट ओवरऑल आप देखेंगे तो नेशनल एवरेज से ये ज्यादा ही है। ठीक है, लक्षद्वीप क्योंकि बहुत छोटा आइलैंड है, पॉपुलेशन बहुत कम है, लगभग 50-55 हज़ार, तो इसलिए वहां पर लिटरेसी रेट अच्छी खासी है। अंडमान निकोबार में भी कंपैरेटिवली पॉपुलेशन कम है। दिल्ली की अगर हम बात करें तो यहां पर भी आपको ठीक ठाक लिटरेसी रेट 85% या 86.21% मिलता है। नेक्स्ट आपका युगाड़ी इज अ सेलिब्रेटेड प्राइमरीली इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द चैत्र मंथ ऑफ हिंदू कैलेंडर। युगाड़ी कहाँ का फेस्टिवल है अगर आपने पिछले 7 सेशन लगातार देखे हैं तो हमने उसमें बहुत रेगुलरली डिस्कस किया है कि युगाड़ी तेलुगु न्यू ईयर है, तेलुगु न्यू ईयर। ठीक है, तो ऑब्वियसली तेलंगाना में, आंध्र प्रदेश में। अब यहां पर ऑप्शंस देख लो, उड़ीसा, कर्नाटका, उत्तराखंड, असम, तो कौन सा ज्यादा रिलेटेबल है। ठीक है, तो आंसर इसमें है आपका कर्नाटका। ठीक है, सर्टन पार्ट्स ऑफ कर्नाटका में भी ये मनाया जाता है। ठीक है जी, सेलिब्रेटेड प्रोनॉमिनेटली इन द स्टेट्स ऑफ कर्नाटका, आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना, यूजुअली ऑन द फर्स्ट डे ऑफ चैत्र मंथ। ठीक है जी, और उड़ीसा में पन संक्रांति है, उत्तराखंड में, ठीक है जी, सो दैट इज द चैत्र मंथ। युगाड़ी नहीं है, साउथ में है युगाड़ी, और यहाँ पर आपका बिहू रहता है। ठीक है, मेन जो फेस्टिवल है वो बिहू है। तो एक बार अगेन दोबारा से इस लिस्ट को देख लेते हैं, आपका इसमें से बहुत रेगुलर क्वेश्चन पूछा जा रहा है, खासकर अगर आप एसएससी सीपीओ की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है जी, सो युगाड़ी फेस्टिवल, तेलुगु न्यू ईयर मार्क्स द स्प्रिंग एंड प्रॉस्पेरिटी। अरुणाचल प्रदेश में लोसार है। ठीक है, तिब्बतन न्यू ईयर। असम में बिहू, बिहार में छठ पूजा। बस्तर दशहरा, बस्तर जिला है, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर जगदलपुर है। ठीक है जी, गोवा में शिग्मो, वेरी सिमिलर टू होली। नवरात्रि, ठीक है, उत्तरायण, मकर संक्रांति, बहुत इंपॉर्टेंट फेस्टिवल आप कह सकते हैं। सूरजकुंड मेला, बहुत आजकल फॉरेनर्स भी आने लगे हैं यहाँ पर। हिमाचल प्रदेश में मिंजार फेयर, हालदा। नेक्स्ट आपका झारखंड में कर्मा फेस्टिवल। मैसूरू दशहरा अगेन वेरी फेमस, मतलब अगेन बहुत बहुत फेमस। कर्नाटका में दशहरा। विजयनगर एम्पायर में भी हम महानवमी डिब्बा,
दशहरा की बात करते हैं, ठीक है, तो काफ़ी बड़ा फेस्टिवल वहाँ पर रहता है। केरल में ओणम, और मध्य प्रदेश में लॉकरंग फेस्टिवल, महाराष्ट्र में गुड़ी पड़वा, ये भी आपका बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, मणिपुर में याओशोंग, एंड अगेन मेघालय में वांगला, मिजोरम में चाकचुरकुट, ये भी पूछा गया है एक बार पेपर में। हॉर्नबिल फेस्टिवल अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है। रथ यात्रा पूरी, ये तो मतलब इसके बारे में जब भी ये रथ यात्रा होती है तो काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में हमें देखने को मिलता है। पंजाब में बैसाखी का मेला 13 अप्रैल, और जलियांवाला बाग मैसेकर से भी कहीं ना कहीं इसको याद रखते हैं। और उसके बाद आपका राजस्थान गंगौर, ठीक है, गॉडेस गौरी। सिक्किम में लौसार या सागदावा। पोंगल अगेन वेरी फेमस। तेलंगाना में आपका बथुकम्मा, बथुकम्मा में बहुत लार्ज गैदरिंग होती है। कहा जाता है कि लाइक आपका कुंभ मेले के बाद कहीं जो नेक्स्ट सबसे बड़ी गैदरिंग आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। त्रिपुरा में खर्ची पूजा, कुंभ मेला। उत्तर प्रदेश, ठीक है, देन आपका गंगा दशहरा। वेस्ट बंगाल में दुर्गा पूजा। ठीक है जी, तो ये एक बार हमने दोबारा से क्विक रिकैप कर लिया है। मैं बार बार हर सेशन में कर रहा हूँ लगभग, ठीक है, जस्ट टू मेक श्योर कि जो बच्चा इसको रेगुलरली देख रहा है उसका वो सारी की सारी चीज़ें रिवाइज हो जाए। वन टर्म फॉर द कॉन्टिन्यूस मूवमेंट ऑफ वाटर थ्रू द लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर एंड हाइड्रोस्फीयर इज, ठीक है, एक टर्म जो कि बेसिकली कॉन्टिन्यूस मूवमेंट ऑफ वाटर को शो करता है बिटवीन द लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर एंड हाइड्रोस्फीयर। अच्छा, जनरली हम इस टर्म को क्या बोलते हैं? वाटर साइकिल, है ना, वाटर साइकिल हम कहते हैं जी, ये वाटर साइकिल है, नाइट्रोजन साइकिल है, बहुत सारे सल्फर साइकिल हम पढ़ते हैं। अब इसमें हाइड्रोलॉजिकल साइकिल वर्ड लिखा है, हाइड्रो इक्विलिब्रियम साइकिल, वाटर सर्कुलेशन, हाइड्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम। तो सबसे पहले तो हमें पता है साइकिल। अब इसमें वाटर सर्कुलेशन और हाइड्रोलॉजिकल साइकिल में ज्यादा बेटर ऑप्शन कौन सा होगा? हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, क्योंकि हाइड्रोलॉजिकल नथिंग बट वाटर, ठीक है, सो दैट इज सर्कुलेशन। ऐसा सर्कुलेशन नहीं है क्योंकि भाई कोई पाइप से जाके सर्कुलेशन हो रहा है, इट इज अ साइकिल, ठीक है। सो साइकिल क्या है? इवेपोरेशन, ट्रांसपिरेशन से पानी ऊपर की तरफ जाता है, ठंडा होता है, क्लाउड्स बनते हैं, फिर वो बारिश होती है, फिर वो पानी नीचे आता है, ठीक है। दिस इज हाउ द होल साइकिल इज। तो यहां पर आंसर क्या हो गया आपका? हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, ठीक है जी। हाइड्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम क्या है? जहां पर फ्लूइड जो है एट रेस्ट एंड द प्रेशर एट एनी पॉइंट इज ड्यू टू वेट ऑफ द फ्लूइड, मतलब वो एक फ्लूइड में है, एक बैलेंस मेंटेन करके रखा हुआ। सॉरी, चलिए नेक्स्ट आप ये हो गया आपका। तो इसमें एग्जांपल दे रहा है कि लाइक एवेपोरेशन, कंडेंसेशन, प्रेसिपिटेशन, रन ऑफ, ये सारी चीजें जो है हाइड्रोलॉजिकल साइकिल में आपकी आती हैं। ओके, सो लिक्विड वाटर टर्न्स इनटू गैस, ट्रांसपिरेशन, ठीक है, जो आपका पौधों से, ठीक है, प्लांट से जब पानी इवेपोरेट होकर जाता है, फिर कंडेंसेशन होता है पानी का, बादल बनते हैं, प्रेसिपिटेशन मतलब बारिश होती है, फिर ठीक है जी, फिर कुछ पानी आपका ग्राउंड वाटर में चला जाता है, ठीक है, कुछ नदियों में कुछ रन ऑफ रहता है, ठीक है। तो इस तरीके से पूरा का पूरा साइकिल कंप्लीट होता है। Which article of the Indian Constitution mentions about the qualification for the membership of state legislature? तो आंसर है आपका 173, ठीक है जी। सो लेस डाउन द क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबरशिप फॉर स्टेट लेजिस्लेचर। जैसे कि भाई अगर आप विधानसभा का मेंबर बनना चाहते हैं तो विधानसभा जो लोअर हाउस है उसके लिए 25 साल मिनिमम एज चाहिए। अगर आप विधान परिषद का मेंबर बनना चाहते हैं तो 30 साल मिनिमम एज चाहिए। आप भारत के नागरिक होने चाहिए सबसे पहले, ठीक है जी। उसके बाद कुछ क्राइटेरियाज हैं जो मतलब क्वालिफिकेशंस रखी गई हैं वो नहीं होनी चाहिए। जैसे कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट आप होल्ड नहीं करने चाहिए, तो बहुत सारी जो है रखी गई हैं कंडीशन। तो ये आपको क्वालिफिकेशन फॉर द मेंबरशिप ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर, बोथ लेजिस्लेटिव असेंबली एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल। इसके अलावा 179 जो है डील्स विद सेसेशन, वेकेशन, रेजिग्नेशन, रिमूवल ऑफ द सीट ऑफ स्पीकर, डिप्टी स्पीकर। और 71 जो है कॉम्पोजिशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। लेजिस्लेटिव काउंसिल में हम क्या कहते हैं? 1/3 होना चाहिए लेजिस्लेटिव असेंबली से, और मिनिमम 40 होगा, और ठीक है मैक्सिमम 1/3 हो सकता है। और इसके अलावा उसमें हमने देखा है कि 1/3 मेंबर्स विधानसभा के लोग चुनकर भेजेंगे, ठीक है। इस तरीके से हम उसको डिवाइड करते हैं। 1/3 जो है लोकल बॉडीज भेजेंगी, फिर आपका एक पार्ट होता है जो टीचर्स, ग्रेजुएट्स और बाकी नॉमिनेट किए जाते हैं गवर्नर के द्वारा, ठीक है। 180 डील्स विद द पावर ऑफ डिप्टी स्पीकर एंड अदर पर्सन टू परफॉर्म द ड्यूटीज ऑफ द ऑफिस ऑफ स्पीकर। डिप्टी स्पीकर जब स्पीकर की चेयर पे बैठे हैं
तो ही और शी इज एज गुड एज स्पीकर, उनके पास वो सारी पावर प्रिविलेजेस हैं। डिप्टी स्पीकर इज नॉट अ सबॉर्डिनेट ऑफिस टू स्पीकर, इट्स अ पैरेलल ऑफिस, इट इज एन इंडिपेंडेंट ऑफिस। ठीक है जी, चलिए, तो यहां पर आपका हो गया इंडियन स्टेट लेजिस्लेचर में। अगर यूनिकैमरल है, यूनिकैमरल मतलब एक सिंगल हाउस है, बाइकैमरल है, दो हाउसेस हैं। जो आपका लेजिस्लेटिव असेंबली है उसका टेन्योर कितना है, ठीक है जी, 5 साल है। मिनिमम इसमें स्ट्रेंथ होनी चाहिए 60, मैक्सिमम 50। बट कुछ स्टेट्स हैं जैसे मिजोरम है, आपका सिक्किम है, गोवा है, इनमें क्या है 60 से भी कम स्ट्रेंथ है। अगर हम यहाँ पर बात करें लेजिस्लेटिव असेंबली की, तो जो है यहाँ पर, सॉरी, लेजिस्लेटिव काउंसिल की, तो यहाँ ये बाइकैमरल में आपको देखने को मिलता है। अपर हाउस है, 6 साल का टेन्योर होता है, हर 2 साल में 1/3 मेंबर्स रिटायर होते हैं। और यहां पर जो है 6 ही राज्यों में है, इसको याद रख लेना, उत्तर प्रदेश, बिहार एडजॉइनिंग स्टेट्स हैं, ठीक है जी, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, महाराष्ट्र और कर्नाटका। ठीक है जी, चलिए, आइडेंटिफाई वेदर गिवन स्टेटमेंट्स अबाउट एन अर्थक्वेक आर करेक्ट और इनकरेक्ट। अर्थक्वेक को लेकर, ठीक है, भूकंप को लेकर। सो पहला क्या कह रहा है, व्हेन द स्ट्रेस ऑन द एज ओवरकम्स द फ्रिक्शन देयर इज एन अर्थक्वेक दैट रिलीजेस एनर्जी इन वेव्स दैट ट्रेवल थ्रू अर्थ्स क्रस्ट एंड कॉजेज द शेकिंग दैट वी फील। ठीक है, मतलब जो भी एज है, एज मतलब जो बाउंड्री है, प्लेट बाउंड्री है, जहां पर आपको अगर वो फ्रिक्शन को ओवरकम कर जाता है तो आपको क्या मिलेगा, रिलीज ऑफ एनर्जी। इट इज वेरी सिंपल, आप ऐसे समझो कि कोई चीज इस तरीके से प्लेट है, नीचे से फोर्स लग रही है, ठीक है, जब ये फोर्स ज्यादा हो जाएगी फ्रिक्शन से तो क्या होगा, एनर्जी रिलीज होगी। ठीक है, अब ये वॉल्केनिक eruption भी हो सकता है, विदाउट वॉल्केनिक eruption भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि वॉल्केनिक eruption होगा ही होगा। ओके, सो अर्थक्वेक कैन नॉट बी आइडेंटिफाइड एज अ फोरशॉक अंटिल आफ्टर लार्ज अर्थक्वेक इन द सेम एरिया अकर्स। हम कई बार कहते हैं कि भाई बहुत सारे अर्थक्वेक्स आपको और हमें पता नहीं लगते, क्योंकि उनका मैग्नीट्यूड इतना कम होता है कि वो ट्रेमर्स की तरह फील होते ही नहीं है। ठीक है, वो हमें रिक्टर स्केल पे पता लगता है कि हाँ जी आया था अर्थक्वेक, 1 मैग्नीट्यूड का, 2 मैग्नीट्यूड का नहीं पता लगेगा। ठीक है, एक सर्टन मैग्नीट्यूड के बाद ही वो जो शेकिंग ऑफ अर्थ है, वो वाइब्रेशंस जो हैं हमें फील होती हैं। तो दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पर सही हैं, तो आंसर क्या, सॉरी इनकरेक्ट नहीं, बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। ठीक है जी, बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। चलिए, सो अर्थक्वेक्स के बारे में हम बात करें तो प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करता है। ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से जो है आजकल हमें ये अर्थक्वेक्स देखने को मिलते हैं, जैसे माइनिंग है, न्यूक्लियर एक्सप्लोजन्स है, ठीक है, रेजर्वायर इंड्यूस्ड अर्थक्वेक्स हैं। सिस्मिक वेव्स की बात करें, बॉडी वेव्स, सरफेस वेव्स, ठीक है, अर्थ का इंटीरियर, प्राइमरी वेव्स, सेकेंडरी वेव्स, ठीक है, सरफेस वेव्स में, ठीक है जी, लाइक ट्रेवल नियर अलॉन्ग द सरफेस आर मोर डिस्ट्रक्टिव। तो ये है आपका। और मेजरमेंट की बात करें तो मैग्नीट्यूड एंड इंटेंसिटी, एनर्जी रिलीज्ड इज मेजर्ड ऑन द रिक्टर ऑन और द मूवमेंट मैग्नीट्यूड स्केल, और जो इंटेंसिटी है, ठीक है जी, वो आपको मर्केली स्केल पे देखने को मिलती है। और डिस्ट्रीब्यूशन की हम बात करें तो सरकम पैसिफिक बेल्ट जो है आपका हिमालयन जो बेल्ट है, ठीक है, और मिड अटलांटिक रिज, यहाँ पर आपको मोस्ट ऑफ द अर्थक्वेक्स मिलते हैं। जो सरकम पैसिफिक बेल्ट है, या जिसको हम पैसिफिक रिंग ऑफ फायर भी कहते हैं, उस पर आपको 70% ऑफ द अर्थक्वेक्स देखने को मिलते हैं। चलिए, हमने थोड़ा सा अर्थक्वेक्स के बारे में भी जानकारी ले ली, ठीक है। तो ये इसमें ना ये भी पॉइंट प्लीज ध्यान रखना, रिक्टर स्केल, ठीक है जी, ये मैग्नीट्यूड बताता है कितनी एनर्जी रिलीज हुई, और जो इंटेंसिटी है, जो मर्केली स्केल है, वो विजिबल डैमेज को बताता है, वो डैमेज को बताता है, ठीक है, डैमेज, यहां पर वर्ड भी लिखा हुआ डैमेज, विजिबल डैमेज। ओके, सिलेक्ट द करेक्ट अल्टरनेटिव ऑन द बेसिस ऑफ द गिवन स्टेटमेंट्स अबाउट द टर्म रास। ठीक है, रस भी कहा जाता है कई बार, ठीक है, इट इज द एस्थेटिक एक्सपीरियंस दैट वन डिराइव्स व्हाइल एंजॉयिंग एन आर्टिस्टिक प्रेजेंटेशन। इट डील्स विद द क्रिएशन ऑफ ह्यूमन सेंटिमेंट्स इन द स्पेक्टेटर और द एस्थेट। यस, दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं, ठीक है, किस तरीके के एक्सप्रेशंस हैं, मतलब किस तरीके का जो है इमोशंस पोर्ट्रे हो रहे हैं। सो बोथ द स्टेटमेंट्स 1 and 2 आर करेक्ट। सो रास या रस इन इंडियन एस्थेटिक्स, डांस, म्यूजिक, ड्रामा, ठीक है, इसका लिटरल मतलब है फ्लेवर और एसेंस। ठीक है, क्या चीज आ रही है,
ठीक है, किस तरीके का रस जो है वहां उस पर निकल कर आ रहा है। जैसे कई बार हम कहते हैं कि भाई अलग अलग इमोशंस को जो है वो पोर्ट्रे करता है। जैसे इसमें एक एग्जांपल दिया हुआ है, भाव और सेंटिमेंट इज द क्रिएशन ऑफ दैट रस इन द ऑडियंस। ठीक है, आपको उससे गुस्सा आ रहा है, आपके किस तरीके के इमोशंस जो हैं उससे उजागर हो रहे हैं। ठीक है, if tax rate decreases with the increase in taxable base then this type of taxation is called। अगर टैक्स रेट डिक्रीज हो रहा है, ठीक है, तो ये जनरली हम किस चीज में कहते हैं, इनडायरेक्ट टैक्सेस में। ठीक है, ये आपको देखने को मिलता है। ठीक है, इनडायरेक्ट टैक्सेस में आपको जनरली ये देखने को मिलता है। एग्जांपल ले लेते हैं, मान लो ये पेन 100 रुपए का है। ठीक है, इस पे मान लीजिए जीएसटी कितना है, 5 रुपए, 5% जीएसटी है। ठीक है, 5% जीएसटी है तो 5 रुपए जीएसटी हो गया। अब इस पेन को जो जिसकी इनकम 10,000 रुपये महीना है वो खरीद रहा है। ठीक है जी, तो उसके लिए मान लीजिए उसको रेट ऑफ टैक्सेशन कितना है। ठीक है, उसके लिए 0.05% इज द रेट ऑफ टैक्सेशन। बट यही जिसकी इनकम 1 लाख होगी, ठीक है, वो भी ये सेम पेन ले रहा है, उसको भी 100 रुपए पे 5 रुपए जीएसटी देना पड़ रहा है, तो उसके लिए 0.005% हो जाएगा। और जिसकी इनकम 10 लाख रुपया है, ठीक है जी, सॉरी, ठीक है, तो उसके लिए और एक जीरो आ जाएगा, 0.0005% हो जाएगा। तो रेट ऑफ टैक्सेशन क्या हो रहा है, जैसे जैसे इनकम बढ़ रही है रेट ऑफ टैक्सेशन कम होता जा रहा है, तो इसको बोलते हैं रिग्रेसिव टैक्सेशन। ठीक है, रिग्रेसिव टैक्सेशन क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो ज्यादा पैसा कमा रहा है ही और शी इज एंडिंग अप पेइंग लेस रेट ऑफ टैक्सेशन। इसीलिए डायरेक्ट टैक्सेस को क्या कहा जाता है, इसीलिए डायरेक्ट टैक्सेस को कहा जाता है प्रोग्रेसिव टैक्सेशन। क्यों प्रोग्रेसिव टैक्सेशन कहा जाता है, कि इतनी इनकम तक किसी कोई टैक्स नहीं है, इतने से इतने इनकम में 5% है, फिर आपका अगर इस स्लैब में आएगा तो 10% है, इससे आएगा 15% है। तो जैसे जैसे आपका इनकम बढ़ रहा है रेट ऑफ टैक्सेशन बढ़ता जा रहा है। आइडिया यही है कि भाई जो ज्यादा कमा रहा है वो थोड़ा ज्यादा टैक्स पे कर सकता है, जो कम कमा रहा है वो कम टैक्स पे कर सकता है, तो प्रोपोर्शनल उस तरीके से टैक्स लेना चाहिए। तो ये क्या हो गया, आपका रिग्रेसिव टैक्स हो गया। ठीक है जी, तो प्रोग्रेसिव टैक्सेशन जनरली कौन सा होता है, डायरेक्ट टैक्सेस, और इंक्रीजिंग ये कोई टर्म नहीं है। एक डिग्रेसिव टैक्स भी आता है। ठीक है, डिग्रेसिव टैक्स क्या होता है, एक सर्टन लिमिट तक तो रेट ऑफ टैक्सेशन बढ़ता है, ठीक है, वेयर द रेट इंक्रीजेस अप टू सर्टन लेवल, उसके बाद वो कांस्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो इसको जो है डिग्रेसिव भी बोला जाता है। मेनली अगर आप देखोगे ये रिग्रेसिव और प्रोग्रेसिव टर्म ये और ये ज्यादा चलता है, इसको ज्यादा यूज नहीं किया जाता है। ठीक है, डायरेक्ट टैक्सेस, मैंने इनडायरेक्ट टैक्सेस भी आपको दोनों बता दिए। इनडायरेक्ट टैक्सेस का बेस्ट एग्जांपल आपका जीएसटी, मैंने अभी आपको बताया। डायरेक्ट टैक्सेस में आपका इनकम टैक्स हो गया, वेल्थ टैक्स हो गया। ठीक है, तो ये सारे आपके टैक्सेस डायरेक्ट टैक्सेस, इवन कॉर्पोरेट टैक्स भी। ओके, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस की बात करें, आर्टिकल 265 मैंडेट्स नो टैक्स कैन बी लेविड विदाउट एनी लीगल अथॉरिटी। ठीक है जी, तो ये आपके, और एक इसमें आर्टिकल्स 279A प्लीज याद रखिएगा, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें जीएसटी काउंसिल को बनाने की बात की गई थी। जीएसटी काउंसिल के चेयरपर्सन कौन होंगे, फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ द कंट्री। ठीक है जी, वित्त मंत्री। मानेकहेट और मालखेड़ वॉज द कैपिटल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग किंगडम्स। ठीक है जी, मानेकहेट और मालखेड़ जो है किस किंगडम की कैपिटल है, शाक, राष्ट्रकूट, कुषाण या सतवाहनास। तो ये है आपका राष्ट्रकूट। ठीक है जी, राष्ट्रकूट। ट्रिपेटाइट स्ट्रगल में हम राष्ट्रकूट के बारे में पढ़ते हैं। एक तरफ गुज्जर प्रतिहार थे, राष्ट्रकूट थे, पाल एम्पायर था, कन्नौज को लेकर लड़ाई थी, सुप्रीमेसी की लड़ाई थी। ठीक है, सो इट वाज द कैपिटल सिटी ऑफ राष्ट्रकूट डायनेस्टी। ठीक है, फ्रॉम इन 9th and 10th सेंचुरी। कुषाण एम्पायर की कैपिटल है पुरुषपुर, जो कि आज का पेशावर है। ठीक है, एंड ऑल्सो लाइक काइंड ऑफ अ सेकंड कैपिटल एट मथुरा ऑल्सो। शाक्यास या स्काइथियंस जो हम बोलते हैं, वेरियस सेंटर्स ऑफ पावर इंक्लूडिंग मथुरा, उज्जैन। एंड सतवाहनास डायनेस्टी, ठीक है, कैपिटल प्रतिस्थान। ठीक है, तो ये सतवाहनास काफी पहले रहे हैं राष्ट्रकूट से। ठीक है, सतवाहनास आप कह सकते हैं कि इट्स लाइक मच बिफोर द, कम से कम 500-600 साल पहले जो है सतवाहनास रहे हैं। डैश इज कॉमनली रिप्रेजेंटेड बाय द ग्रीक लेटर रो।
ठीक है, रो से किस चीज को डिफाइन किया जाता है, ठीक है, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी, करंट, फ्लो ऑफ चार्जेस या इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। तो रेजिस्टिविटी को शो किया जाता है ना, रेजिस्टेंस को हम शो करते हैं, सो दैट इज रो। कंडक्टिविटी इज लाइक कंप्लीटली ऑपोजिट टू रेजिस्टिविटी, ठीक है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इज एग्जैक्टली ऑपोजिट टू रेजिस्टिविटी, जिसको सिग्मा से शो किया जाता है, ठीक है, जिसको सिग्मा से शो किया जाता है, ठीक है। करंट जो है एम्पियर, ठीक है, आई, ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट रिप्रेजेंटेड बाय लेटर आई, फ्लो ऑफ चार्जेस इज आल्सो आई, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इज सिग्मा, ठीक है, इट इज ऑपोजिट ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी। चलिए, सो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी, हाउ स्ट्रांगली अ मटेरियल अपोजेस द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, करंट कम पास करेगा, ठीक है। Okay. As of 2022, which of the following is the longest national waterway in India? Very famous, that is your National Waterway 1. ठीक है जी, इसमें आपका इलाहाबाद हल्दिया स्ट्रेच या प्रयागराज हल्दिया स्ट्रेच कह सकते हैं। सो इट इज द नेशनल वाटरवे 1, ठीक है, जो कि आपका सबसे बड़ा वाटरवेज है। सरकार का बहुत ज़्यादा फोकस है नेशनल वाटरवेज को डेवलप करना। उसके दो मुख्य कारण हैं, एक तो कॉस्ट फ्रेंडली है, सबसे कॉस्ट इफेक्टिव विजावी रेलवेज, विजावी रोड्स, एयर ट्रांसपोर्ट, वो आपका है वाटर ट्रांसपोर्ट। वाटर ट्रांसपोर्ट इज द मोस्ट कॉस्ट इफेक्टिव, और इसके साथ साथ कार्बन एमिशंस भी सबसे कम इसी में होते हैं, ठीक है। तो दैट इज वाई द रीजन कि इसको काफ़ी ज़्यादा प्रमोट किया जा रहा है। और ठीक है जी, तो आपका सादिया ढुबरी नेशनल वाटरवे 2 है, गोदावरी कृष्णा स्ट्रेच जो है नेशनल वाटरवे जो है 4 है, और नेशनल वाटरवे 3 जो है कोटापुरम कोल्लम स्ट्रेच, ठीक है, केरल रीजन में। चलिए, इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड डज द रामगंगा रिवर ओरिजिनेट फ्रॉम द धुतौली रेंजेस, ठीक है जी। तो ये कहाँ से है, रामगंगा जो रिवर है, जो कि इवेंचुअली ट्रिब्यूटरी है गंगा की। सो आंसर है आपका पौड़ी गढ़वाल, ठीक है जी, पौड़ी गढ़वाल। सो originates in the this specific in the district of पौड़ी गढ़वाल. The river flows through the Jim Corbett National Park. Okay, who among the following is not a vocalist? इनमें से कौन जो गाना नहीं गा रहे थे? पंडित कुमार गंधर्व, पंडित शिव कुमार शर्मा, पंडित भीमसेन जोशी, गंगूबाई हंगल। सो आंसर क्या है आपका, पंडित शिव कुमार शर्मा, ठीक है। तो इनके बारे में हमने पिछले सेशन में भी पढ़ा था, इफ यू रिमेंबर, ठीक है। सो ही इज इंटरनेशनली एक्लेम्ड मास्टर ऑफ संतूर इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, संतूर वादक थे। और जो बाकी तीनों ऑप्शंस हैं वो वोकलिस्ट रहे हैं, वो सिंगर्स रहे हैं, ठीक है। अरेंज द फॉलोइंग बैटल्स फॉट ड्यूरिंग द मुगल पीरियड इन करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, ठीक है जी। बैटल ऑफ खनवा, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, बैटल ऑफ घाघरा और घग्गर, और बैटल ऑफ चौसा। मैंने घाघरा जानबूझकर बोला क्योंकि इससे ट्रिक जुड़ी हुई है, ट्रिक हमें ध्यान में रखनी है, तो आपको ये क्वेश्चन आसान लगेगा, अदरवाइज थोड़ा सा टफ हो जाएगा, अदरवाइज कंफ्यूजन बना रहेगा, ठीक है। तो इसके बहुत ही बेहतरीन है, उसमें चौसा नहीं है, बट उसमें 4 बहुत इंपॉर्टेंट बैटल्स हैं जो लाइक लगातार हुई। तो वो है पानी पीकर, खाना खाकर, चांदनी चली, घाघरा पहनकर, ठीक है। तो पानी से हो गया ये पानीपत, ठीक है। तो ये पानी से हो गया आपका पानीपत, और खाना से खनवा, बैटल ऑफ खनवा, चांदनी से चंदेरी, और घाघरा से घग्गर, ठीक है। तो 26, 27, 28, 29, ठीक है। तो ये आपकी 4 बैटल्स हो गई हैं। अब आपके लिए आसान हो जाएगा, ठीक है। बैटल ऑफ पानीपत ये 26 में, पानी पीकर खाना खाकर 27, चांदनी चली घाघरा पहनकर, ठीक है। तो ये 29, अब चौसा जो है 39 में है। तो अदरवाइज भी अगर आपको ये भी नहीं पता मान लो, ठीक है, तो ये आपको पता लग गया कि बी है, फिर ए है, फिर सी है, ठीक है। तो ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है बी ए सी। तो यहां पर जो है बी ए सी देख लो, ये नहीं बैठेगा, ठीक है, ये भी नहीं बैठेगा, और ये भी नहीं बैठेगा, ऑप्शन ही ये बैठ रहा है, आंसर हो गया 4। तो अगर आपको एक बैटल नहीं भी पता थी, मान लो आप कह रहे हो कि जी ये ट्रिक में ऐसा नहीं था, तो भी आपका एक ही ऑप्शन बैठ रहा है, बहुत आसानी से आप इस क्वेश्चन को आंसर कर सकते हैं, ठीक है जी। तो बैटल ऑफ पानीपत में बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया, खनवा में बाबर डिफीटेड राणा सांगा, बैटल ऑफ घग्गर, सो कंबाइंड फोर्सेस अफगान की उसको हराया, और शेषा सूरी ने फिर हुमायूं को हराया बैटल ऑफ चौसा में। What kind of energy does yo-yo have before it is released? No, it is not talking about yo-yo हनी सिंह, ठीक है। तो इट इज यो-यो, एक गेम है, टॉय है, आप कह सकते हैं,
लट्टू, वैसे इंडिया में ज़्यादा नहीं है, ये फॉरेन में है ये मैं अभी आपको दिखाऊंगा इसका इमेज, बट इंडिया में आप सिंपल कहें तो लट्टू, ठीक है। तो जब हम लट्टू फेंकते हैं तो बेसिकली क्या है, एक सर्टन, मान लो एक सर्टन हाइट से आप उसको प्रेस करें, ठीक है, तो क्या होता है, घूमना शुरू करता है, तो उसमें क्या है, पोटेंशियल एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी से फिर वो घूमना kinetic energy that converted into kinetic energy. So what kind of a energy does yo-yo have before it is released? So it is released मतलब एक certain height से, so that has a potential energy, mgh, simply mgh, ठीक है। So it is held against gravity। पहले तो ये देखो, ये है, ये इसको बोलते हैं, ठीक है, ये है yo-yo। It is also often wound up and stretching or compressing the string. It possesses a gravitational potential energy due to its height, elastic potential energy due to its string, ठीक है जी। Collectively referred to as the potential energy। किनेटिक एनर्जी जनरली मोशन की वजह से होता है, ठीक है। केमिकल एनर्जी जो बॉन्ड्स में, मॉलिक्यूलर बॉन्ड्स में, जिसकी वजह से केमिकल रिएक्शन होता है, ठीक है। और लाइट एनर्जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, ठीक है। तो यहाँ पर वो रेलेवेंट नहीं है किसी भी तरीके से। Sorry, the book Godan was authored by, I think it is one of the most famous books in Hindi literature, ठीक है। So मुंशी प्रेमचंद जी की ये कहानी है, ठीक है जी। So one of the greatest Hindi novels of modern Indian literature authored by मुंशी प्रेमचंद, ठीक है जी। बाकी जो ऑथर्स हैं अगेन सारे ही फेमस ऑथर्स हैं जिन्होंने अपनी अपनी मतलब रचनाएं लिखी हैं। इनमें से दो बहुत बड़े पॉलिटिकल लीडर्स हैं, देश के प्रधानमंत्री, पहले प्रधानमंत्री, और गांधी जी, ठीक है। सो दिस स्टोरी क्रॉनिकल्स अ लाइफ ऑफ पुअर पीजेंट नेम्ड होरी एंड हिज फैमिली स्ट्रगल अगेंस्ट पॉवर्टी एंड एक्सप्लॉयटेशन। फिर गबन है, अगेन वेरी फेमस नॉवल, ठीक है जी, मिडिल क्लास यूथ के बारे में है। और कफन, ठीक है, हाईलाइटिंग द क्रशिंग पॉवर्टी। और फिर प्रेमचंद की अनमोल कहानियाँ, ठीक है, ये हो गया आपका मुल्कराज आनंद की, आपका अनटचेबल, कूली, अक्रॉस द ब्लैक वाटर्स। और फिर आपका जवाहरलाल नेहरू की द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ठीक है, जो उन्होंने जब उनका जेल का था समय, जब उनको जेल में रखा गया था, तब उन्होंने लिखी ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री। ये उनके लेटर्स हैं जो उन्होंने इंदिरा गांधी को, जो कि उस समय काफ़ी यंग थे, उनको लिखे हैं, ठीक है। ऑटोबायोग्राफी अगेन गांधी जी की द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ, वेरी फेमस बुक। इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स, हिंद स्वराज, ऑल मैन आर ब्रदर्स। तो ये कुछ जो हैं गांधी जी की बुक्स हैं। डैश वॉज द फर्स्ट फास्ट बॉलर हु वॉज द इंडियन टेस्ट टीम कैप्टन, द वेरी फेमस कपिल देव, ठीक है जी, 83 का वर्ल्ड कप, ठीक है। फास्ट बॉलर थे, बैट्समैन भी थे, द वेरी फेमस सेमीफाइनल अगेंस्ट जिम्बाब्वे, 175 रन मारे थे उस समय के, 175 रन, ठीक है। सिंगल हैंडेडली पूरा मैच खींच के ले गए और इवेंचुअली इंडिया वॉन द वर्ल्ड कप, ठीक है। तो पहले बार ऐसा हुआ था कि एक फास्ट बॉलर जो है वो इंडियन टीम का कैप्टन बने थे, ठीक है जी। सो बिकम द फास्ट बॉलर। अगर हम जहीर खान या ज्वागल शेरनाथ की बात करें, फास्ट बॉलर्स हैं। जसप्रीत बुमराह भी बहुत सालों बाद जाकर अभी टेस्ट टीम के कैप्टन बने। मोहन वीणा प्लेयर पंडित विश्व मोहन भट्ट वॉन द ग्रैमी अवार्ड इन द ईयर, ठीक है जी। किस साल में ये जो अवार्ड मिला था, 1994। अगेन बहुत फैक्चुअल क्वेश्चन है, इफ़ यू नो इट ओनली देन यू शुड आंसर दिस क्वेश्चन, ठीक है। इतना स्पेसिफिक ईयर पूछना और वो भी पीछे जाकर, वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। वन द ग्रैमी अवार्ड फॉर बेस्ट वर्ल्ड म्यूजिक एल्बम, 36th एनुअल ग्रैमी अवार्ड्स इन 1994 फॉर हिज कोलैबोरेशन एल्बम, ठीक है जी। चलिए, अलॉन्ग द रेड रिवर अ मेमोयर इज अ बुक अबाउट द लाइफ ऑफ निरुपमा बॉर्गेन, सबिता गोस्वामी, मित्रा फुकान, पुष्पलता दास। सो ये है आपका सबिता गोस्वामी, ये आप देख सकते हैं। ये तो ये अलग अलग ऑथर्स की जो बुक्स यहाँ पर मेंशन की गई हैं। सो अलॉन्ग द रेड रिवर अ मेमोयर, ठीक है जी, ये आपका इंग्लिश लैंग्वेज में। Which of the following leaders had gone to Lucknow to invite Mahatma Gandhi to see the plight of the peasants at चंपारण, ठीक है जी। तो वेरी फेमस राजकुमार शुक्ला। तो इसमें आपने वो केक वाली ट्रिक याद रखनी है, ठीक है। पहले चंपारण, फिर अहमदाबाद मिल स्ट्राइक, फिर खेड़ा सत्याग्रह, ठीक है। तो केक है, चंपारण, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक और फिर आपका खेड़ा सत्याग्रह, ठीक है।
Indigo cultivator from Champaran persistently requested and finally convinced Mahatma Gandhi at the Lucknow session of Indian National Congress कि आप चलकर चंपारण चलिए बिहार में और वहाँ के किसानों का दुख दर्द समझिए। इंडिगो कल्टीवेशन को ज़बरदस्ती करवाई जा रही है और टू इन्वेस्टिगेट द टेरिबल कंडीशंस ऑफ द तीन घाटिया सिस्टम। ठीक है, तो ये मैंने आपको चंपारण, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक, खेड़ा सत्याग्रह, उसके बाद ठीक है 1919 में रोलर सत्याग्रह, फिर आपका जो है खिलाफत और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जिसने गांधी जी को एक नेशनल लीडर के रूप में स्टैब्लिश किया। ठीक है जी, फिर गांधी जी ने एक बार, सिर्फ एक बार एक कांग्रेस सेशन को हेड किया है, दैट इज बेलगांव सेशन को। लाहौर सेशन ने पास किया पूर्ण स्वराज, कंप्लीट इंडिपेंडेंस रेजोल्यूशन। ठीक है, फिर आपका सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चलता है। ठीक है, ये पूरी की पूरी एक टाइमलाइन दी है, सो जस्ट यू कैन रिवाइज। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, दांडी मार्च के साथ राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, एक ही राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस अटेंड करती है, दैट इज सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। फर्स्ट सेकंड थर्ड में सिर्फ सेकंड। एक बार आपका ये भी क्वेश्चन पूछा गया था कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने कौन कौन सी राउंड टेबल, उन्होंने तीनों अटेंड करी हैं। ठीक है, गांधी जी विड्रॉ द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, ठीक है 1934। क्विट इंडिया मूवमेंट लॉन्च होती है 1942 में, फाइनली इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट पास होता है एंड लेड टू द पार्टीशन ऑफ कंट्री। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गार्लिक इज अ गुड सोर्स ऑफ, गार्लिक किस चीज़ का अच्छा एक सोर्स माना जाता है? आयरन एंड कॉपर, मैंगनीज, सिलीनियम। सो आंसर है आपका मैंगनीज एंड सिलीनियम। इसके अलावा भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट विटामिन और मिनरल्स, ठीक है, विटामिन B6 और C। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं गार्लिक में, अदरक में जो है आपको मिलती हैं। ठीक है, गार्लिक, जिंजर गार्लिक पेस्ट हम कहते हैं ना। और सो आयरन एंड कॉपर जो शेलफिश, लेग्यूम, दालें बेसिकली उसमें आपको मिलता है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में, हरी सब्जियां, नट्स, सीड्स। ठीक है, और जिंक एंड कोबाल्ट, शेलफिश, ठीक है, रेड मीट, चिकन, लेग्यूम्स, इसमें आपको ये सारी चीज़ें मिलती हैं। नेक्स्ट आता है मॉन्टेन फॉरेस्ट, मॉन्टेन मतलब माउंटेन फॉरेस्ट। ठीक है, वो आपको कहाँ पर, ठीक है, किस तरीके की स्पीशीज हैव विच काइंड ऑफ अ वाइल्ड लाइफ स्पीशीज? स्लॉथ, स्कॉर्पियन, याक या स्नेल। ठीक है, सो याक, ठीक है, जो है वेरी स्पेसिफिकली आपको कहाँ पर मिलता है? पहाड़ों में। ठीक है, याक जब भी आप अरुणाचल प्रदेश या मतलब पहाड़ी इलाकों को देखेंगे, हिमाचल में भी, उत्तराखंड में भी, खासकर हायर रीचेस में, तो आपको याक देखने को मिलता है। बाकी जितने भी अगर हम जानवर देखें, स्लॉथ देखें, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में मिलता है। स्कॉर्पियन, बिच्छू, ठीक है, जनरली आपको एरिड डेजर्ट्स में, ठीक है, डेजर्ट्स एंड ट्रॉपिकल एरियाज। स्नेल, झोंगा भी कहा जाता है, फाउंड इन मेनी हैबिटेट्स बट आर नॉट अ की रिप्रेजेंटेटिव स्पीशीज ऑफ माउंटेन फॉरेस्ट। ठीक है, तो ये है आपका आंसर। ओके, विच रिवर ओरिजिनेट्स साउथ ऑफ इक्वेटर, फ्लोज नॉर्थ, ठीक है, साउथ में आता है, नॉर्थ की तरफ जाता है, थ्रू द नॉर्थ ईस्टर्न अफ्रीका, ड्रेन इनटू द मेडिटेरेनियन सी, मेडिटेरेनियन सी में जाकर मिलता है। वेरी फेमस रिवर, दुनिया की सबसे लंबी नदी, सो दैट इज द नाइल रिवर। अगर कॉन्गो को देखोगे तो कॉन्गो इक्वेटर को 2 बार क्रॉस करती है, बट अटलांटिक ओशन में जाकर गिरती है। अमेजन रिवर तो आपका अफ्रीका में है ही नहीं है, साउथ अमेरिका में है। ठीक है, लेना रिवर कहाँ है? एशिया में। ठीक है, अगर हम बात करें तो रशिया में आपको लीना रिवर ये मिलती है। चलिए, साइबेरिया, रशिया में। Ashoka sent his son Mahendra and daughter Sangamitra to spread the message of Dham to which of the following countries? श्रीलंका, बर्मा, अफगानिस्तान, चाइना। तो वेरी फेमस श्रीलंका में ये आपको देखने को मिलता है। अब इसमें एक और क्वेश्चन है कि महायान बुद्धिज्म, हीनयान, वज्रयान। तो महायान को याद रखना बड़ा, ठीक है। सो जिसमें ये कहा जाता है कि जो व्यक्ति हैं जिन्होंने निर्वाणा अचीव कर लिया है, वो बाकी लोगों को भी हेल्प करेंगे। ठीक है, हीनयान सब कह रहे हैं, सबका अपना अपना पाथ है। तो इंडिया के साउथ में हीनयान, नॉर्थ में महायान, चाइना कोरिया साइड में महायान, और वज्रयान जो है आपका, जो तांत्रिक बुद्धिज्म भी कहा जाता है, तिब्बत वाले रीजन में। ठीक है, सो इट इज श्रीलंका में, इसके बाद ही आपको बुद्धिज्म का प्रचार प्रसार देखने को मिलता है। ठीक है जी, सो धम्म पॉलिसी, सॉरी, हु हैज द पावर टू मेक अ लॉ एंड पॉलिसीज फॉर द कंट्री एज पर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? ठीक है, किसके पास पावर है टू मेक द लॉ एंड पॉलिसीज? पॉलिटिकल प्रेशर ग्रुप्स। देखो, पॉलिटिकल प्रेशर ग्रुप्स इन्फ्लुएंस करते हैं पॉलिसी को, पर पूछ रहा है एज पर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, एज पर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किसके पास पावर है?
ठीक है, इट इज द पार्लियामेंट, ठीक है, इट इज द पार्लियामेंट जो कि लेजिस्लेचर है आपका। ये प्राइम मिनिस्टर वो एग्जीक्यूटिव का पार्ट है, वो पॉलिसीज को इंप्लीमेंट करते हैं, प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ठीक है। पॉलिटिकल पार्टीज, पॉलिटिकल प्रेशर ग्रुप्स, दे इन्फ्लुएंस द पॉलिसीज, बट एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इट इज द पार्लियामेंट हु मेक द लॉ। लोकसभा राज्यसभा से पास होगा, फिर प्रेसिडेंट के पास जाएगा, प्रेसिडेंट साइन करेंगे। प्रेसिडेंट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ पार्लियामेंट। तो पार्लियामेंट ऑफ इंडिया की जब हम बात करते हैं तो उसमें लोकसभा, राज्यसभा एंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आते हैं। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के साइन होंगे, उसके बाद ही वो कानून बनता है, ठीक है जी। चलिए, विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द यूनियन एग्जीक्यूटिव? आर्टिकल 38 टू 50। अब ये देखो 38 टू 50 क्रॉस हो गया क्योंकि डीपीएसपीज हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी हैं, ठीक है, ये आपका सही है, ठीक है। 52 क्योंकि 51 के बाद जब 52 पे शुरू होते हैं, पार्ट 5 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन यूनियन की बात आती है, तो आपका ये वाले आर्टिकल शुरू हो जाते हैं। तो आंसर क्या है आपका? दिस डील्स विद द यूनियन, चैप्टर देयर ऑफ इज द एग्जीक्यूटिव। सो आर्टिकल 52 टू 78 डील्स विद द यूनियन एग्जीक्यूटिव, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, सो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। These deals with the composition of council of states and the aspects। तो ये हो गया आपका। नेम द white precipitate formed in the reaction of sodium sulfate and the barium chloride। अब बहुत लॉजिकल है, white precipitate, ठीक है, सोडियम, अब ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, सोडियम क्लोराइड बनेगा और बेरियम सल्फेट बनेगा। अब सोडियम क्लोराइड है, नमक NaCl पानी में घुल जाएगा, तो बचेगा क्या? बेरियम सल्फेट, जो व्हाइट प्रेसिपिटेट बचेगा। तो बेरियम हाइड्रोक्साइड ये होगा नहीं क्योंकि हाइड्रोक्साइड है ही नहीं है बीच में कहीं, ठीक है। सोडियम क्लोराइड, सोडियम ऑक्साइड भी नहीं होगा। ये दो ऑप्शन बची। अब इनमें से बेटर ऑप्शन क्या है? बेरियम सल्फेट, क्योंकि सोडियम क्लोराइड नमक है, नमक पानी में एक तरीके से घुल गया। सो रिएक्शन जो है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, बेरियम हाइड्रोक्साइड का कोई लॉजिक नहीं है, ठीक है। सोडियम क्लोराइड इज फाउंड बट रिमेन्स डिसॉल्व्ड इन द सॉल्यूशन, ठीक है, इज नॉट प्रेसिपिटेट। तो आंसर क्या हो गया आपका? बेरियम सल्फेट। ओके, मिनिमम स्ट्रेंथ ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इन अ स्टेट एज पर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज 15%, 13, 14, 12%। सो इट इज 12% और 15% ऑफ द विधानसभा, क्योंकि ये किसकी बात कर रहा है? स्टेट की बात कर रहा है। अब क्योंकि जो छोटे राज्य हैं जैसे गोवा है, 40 MLA हैं, 40 का 15% कितना हो गया? 6। तो 6 मंत्रियों से काम नहीं चलेगा। तो क्या कहा गया है कि वहां पर मिनिमम 12 मंत्री होंगे, ठीक है। तो वहां पर मंत्री कितने हैं? 12 हैं। 12 या 15% ये मैक्सिमम हो गया, ठीक है। जैसे आप मान लो कि 403 है अगर यूपी में, तो 15% लगभग 60 या 61 कह लीजिए, तो वो उतने जो है आपके वहां पर मंत्री हो सकते हैं, ठीक है जी। चलिए, विच वाइटामिन इज इन्वॉल्व इन रेड ब्लड सेल फॉर्मेशन, न्यूरोलॉजिकल फंक्शन एंड DNA सिंथेसिस? कौन सा वाइटामिन जो है आपका रेड RBC फॉर्मेशन में काम आता है, न्यूरोलॉजिकल फंक्शन में, DNA सिंथेसिस? विटामिन K, B7, विटामिन E और विटामिन B12। तो आंसर है आपका B12, बहुत फेमस, ठीक है जी। B12 जो है इस चीज के लिए कोबालामिन, यस सॉरी, ठीक है। सेवरल मेटाबॉलिक प्रोसेसेस क्रूशियल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ रेड ब्लड सेल्स, क्योंकि इसकी डेफिशिएंसी से मेगलोब्लास्टिक एनीमिया आपका होता है, एंड एक हेल्दी नर्वस सिस्टम के लिए इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलो, तो ये हो गया आपका विटामिन K, ठीक है, ठीक है। K आपका चोट से है, ठीक है। K से जो है, K से मैंने कई बार इसको ऐसे डिस्कस किया है कि K से क्लॉटिंग याद रखना। वैसे तो क्लॉटिंग C से होता है, C से होता है क्लॉटिंग, बट आप इसको क्लॉटिंग है ना, तो K, ओके। वैसे भी विटामिन C तो स्कर्वी होता है उसकी डेफिशिएंसी से, जितने सिट्रस फ्रूट्स हैं उसमें होता है, ठीक है। B7 इन्वॉल्व मेटाबॉलिज्म कार्बोहाइड्रेट्स। E जो है एंटीऑक्सीडेंट, आपने कई बार बहुत सारी एड्स में भी देखा होगा, इसमें विटामिन E होता है, एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, एजिंग को प्रिवेंट करता है, बहुत सारे उसके बेनिफिट्स होते हैं। बुंदू खान वॉज अ डैश प्लेयर ऑफ दिल्ली घराना, सारंगी, सरोद, फ्लूट, संतूर, ठीक है। तो ये है सारंगी प्लेयर, ठीक है, सारंगी प्लेयर हैं।
बुंदू खान साहब भी बोला जाता है, सेलिब्रेटेड हाईली रिस्पेक्टेड प्लेयर्स ऑफ सांगी, बिलोंग टू द दिल्ली घराना। और सरोद में अगर हम बात करें, उस्ताद अमजद अली खान, सरोद सम्राट कहा जाता था उन्हें। और जाकिर हुसैन तबला प्लेयर, तो कई बार हमने वाह ताज वाली जो ऐड है अगर आपने देखी होगी। और पंडित हरि प्रसाद चौरसिया जी, इंटरनेशनली रिनोन्ड फ्लूटिस्ट, ठीक है, फ्लूट बजाने के लिए खैर बहुत फेमस। बिस्मिल्लाह खान अगेन शहनाई, बहुत फेमस खैर उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। संतूर की बात करें तो पंडित शिव कुमार शर्मा, आज हमने पहले भी डिस्कस किया, ठीक है। पंडित भजन चौपौरी एंड तरुण भट्टाचार्य, अदर रिनोन्ड संतूर प्लेयर्स, ठीक है। चलिए, इंटरनेशनल ओलंपिक्स कमेटी किस साल में स्टेब्लिश हुई? 94, 92, 96, 90। देखो 96 में तो पहले ओलंपिक्स हुए, फर्स्ट ओलंपिक्स। तो ऐसा तो है नहीं कि आज मीटिंग हुई, इंटरनेशनल ओलंपिक्स कमेटी स्टैब्लिश हुई और उसी साल हो जाएगा, क्योंकि उस समय पर ये तो है ना, आप सबको चिट्ठी लिख रहे हो, बुला रहे हो कि हाँ जी गेम होगा, दोबारा से हम ओलंपिक शुरू करते हैं। तो इट वाज 1894 एंड आंसर इज 1894। सो सुप्रीम अथॉरिटी ऑफ वर्ल्ड वाइड ओलंपिक मूवमेंट, ठीक है, फाउंडेड बाय पेरेडी कॉबिटिन। बेसिकली जो इजिप्ट में गेम्स होती थी कि भाई सब लोग साथ में आते थे, ठीक है, तो उस तरीके के एक स्पोर्ट्स मूवमेंट शुरू की जाए। सो प्रपोज द आइडिया इन दैट ईयर। तो फर्स्ट मॉडर्न ओलंपिक गेम्स जो है आपका कहाँ पर हुई? ये हुई आपकी 96 में, 1896 में। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, 1900 वाली जो गेम्स थी पहली बार उसमें महिलाओं ने पार्टिसिपेट किया, तो इट वाज द सेकंड ओलंपिक गेम्स जिसमें महिलाओं ने पार्टिसिपेट किया। व्हाट इज द लिटरेसी रेट इन इंडिया एज पर द सेंसस ऑफ 2011? सो इट इज़ द 74.04, ठीक है जी, 74.04। ये आपका मेल लिटरेसी रेट, ये फीमेल लिटरेसी रेट, एवरेज जो है आपका ये था, ठीक है जी। चलिए, आरबीआई एक्ट प्रोवाइड्स फॉर हाउ मेनी मेंबर्स इन द आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी? आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में होते हैं 6 मेंबर्स। इनका काम क्या होता है? मॉनेटरी पॉलिसी में कई बार आपने सुना होगा रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, है ना, कैश रिजर्व रेशो, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो, ये सारी जो रेशोज होती हैं ये मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी तय करती है। इससे मनी सप्लाई को जो है कंट्रोल किया जाता है, जो कि सीधा सीधा इन्फ्लेशन से और ग्रोथ से जुड़ा हुआ है, ठीक है। अगर मनी सप्लाई को कम किया जाएगा तो लोगों के हाथ में पैसा कम जाएगा, तो कम जाएगा तो लोग कम खरीदेंगे, तो इन्फ्लेशन कम होगा। बट उसका नुकसान भी, एक नुकसान क्या होता है, ग्रोथ भी इंपैक्ट होती है। तो यही बैलेंस बना के चलना है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी को, कि कितनी मनी सप्लाई रहनी चाहिए, कितना कि इन्फ्लेशन जो है मैनेजेबल है। तो इन्फ्लेशन एज पर आरबीआई इज 4 ± 2%, या कहें तो 2 to 6% के बीच में इन्फ्लेशन जो है अगर है तो आरबीआई कहता है ठीक है जी, ये इन्फ्लेशन ठीक है, ठीक है। चलिए, ग्रोथ एज एनविसेज्ड इन द 5-year प्लान्स रेफर्स टू, ठीक है। ग्रोथ क्या है जो 5-year प्लान्स में कहा जाता है? इंप्रूवमेंट इन द स्टेट ऑफ इक्विटी इन द कंट्री। तो इक्विटी का मतलब है कि कंसेंट्रेशन ऑफ रिसोर्सेज नहीं होना चाहिए, तो ये इक्विटी प्रिंसिपल पे ही आधारित है, जो यहां वर्ड इक्विटी लिखा हुआ है। इंप्रूवमेंट इन द लेवल ऑफ एजुकेशन एंड प्राइमरी हेल्थ इन द कंट्री, तो ये ग्रोथ से डायरेक्टली नहीं है, आप ये कह सकते हैं कि सोशो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं ये, ठीक है। सेल्फ रिलायंस इन प्रोड्यूसिंग ऑल गुड्स एंड सर्विसेज इट रिक्वायर्स, तो ये क्या हो गया आपका? अगेन आत्मनिर्भरता, सेल्फ रिलायंस। ओके, इंक्रीज इन द कंट्रीज कैपेसिटी टू प्रोड्यूस द आउटपुट ऑफ द गुड्स सर्विसेज विद इन द कंट्री, ठीक है। तो ये है आपका आंसर, इंक्रीज इन द कंट्रीज कैपेसिटी टू प्रोड्यूस द आउटपुट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद इन द कंट्री, देश में हम जो है गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस कर सकें, ठीक है जी। सो दैट इज द आंसर, विद द आउटपुट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद इन द कंट्री, तो हम अपनी ग्रोथ को, अपनी प्रोडक्शन को बढ़ावा दे सकें। इंप्रूवमेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ इक्विटी, ठीक है, ये जो आपका है एजुकेशन और हेल्थ, ये आप कह सकते हैं ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, ठीक है, मॉडर्नाइजेशन एंड ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। और सेल्फ रिलायंस ये हो गया आपका कि आत्मनिर्भरता हमें लेकर आनी है। व्हाट इज, क्योंकि इसमें ना देखो ये इंपॉर्टेंट है पॉइंट, इसमें ध्यान रखना कि ऐसा नहीं है कि सारी गुड्स एंड सर्विसेज हम ही प्रोड्यूस कर सकते हैं, बट हमें अपनी प्रोडक्टिविटी को और प्रोडक्शन दोनों को बढ़ाना है, दैट इज बेसिकली ग्रोथ। Okay. What is the number of protons present in the beryllium? Hydrogen, helium, lithium, beryllium.
तो बेरिलियम का क्या हो गया, एटॉमिक नंबर 4। एटॉमिक नंबर 4 है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी 4 होंगे, तो आंसर क्या हो गया आपका, ठीक है, आंसर हो गया नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं, 4। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, सो एटॉमिक नंबर 4। तो प्रोटॉन हो गए आपके 4, ठीक है। अगर हम 1 की बात करें तो हाइड्रोजन, हीलियम तो 2 प्रोटॉन, लिथियम में 3 हो गए। Who among the following founded the Ramakrishna Mission to carry the humanitarian aid and social work? स्वामी विवेकानंद। आई थिंक बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है। अगर आपने बेसिक कहीं ना कहीं से पढ़ा है रामकृष्ण मिशन, तो स्वामी विवेकानंद जी उन्होंने अपने जो है गुरु के नाम से, जो है रामकृष्ण जी के नाम से रामकृष्ण मिशन रखा, ठीक है। चीफ डिसाइपल ऑफ रामकृष्ण परमहंस, ठीक है, ऑन 1 मई 1897। कोर फिलॉसफी इज प्रैक्टिकल वेदांत, फोकसिंग ऑन स्पिरिचुअल ट्रेनिंग एंड एक्सटेंसिव सोशल एंड ह्यूमैनिटेरियन वर्क, ठीक है। Which of the following statements are correct in the context of Indian Constitution? कौन सा जो है कथन इसमें से सही है? There are 3 major organs of the government, namely legislature, executive and judiciary. बिल्कुल ठीक है। A separation of functions rather than power is followed. देखो, जब separation of powers की हम बात करते हैं तो हम कहीं ना कहीं यूरोपियन कंसेप्ट की बात करते हैं या वेस्टर्न कंसेप्ट की बात करते हैं, जिसमें बहुत क्लियर डिवीजन है, रादर देन यूरोपियन से भी अमेरिकन कंसेप्ट, जिसमें हम कहते हैं कि एग्जीक्यूटिव बिल्कुल अलग है, जिसमें प्रेसिडेंट ऑफ यूएस इज नॉट अ पार्ट ऑफ द अमेरिकन हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स, जो वहाँ का सेनेट है या हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, ठीक है, वहाँ का जो पार्लियामेंट कह लीजिए, उसका पार्ट नहीं है और अलग हैं तीनों, ठीक है। इंडिया में ऐसा नहीं है, इंडिया में एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर ओवरलैप करते हैं, ठीक है। तो ये ओवरलैपिंग में क्या है, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, स्टेट में सीएम या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, तो बिल्कुल ठीक है ये वाला पॉइंट। ऑल ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट आर इंडिपेंडेंट, दे आर नॉट इंडिपेंडेंट पर से, ठीक है, दे आर लाइक एक दूसरे पर डिपेंडेंट हैं, और चेक्स एंड बैलेंसेस, जिसको हम बोलते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस, तो आंसर क्या आ जाता है आपका 1 and 2, ठीक है। सो 3 मेन ऑर्गन्स, ठीक है, सेपरेशन ऑफ functions with the checks and balances, so that is there. The organs are not completely independent, the systems of checks and balances ensure that each organ can restrain others, so that is here this, okay। next आपका which festival is celebrated as the birth of Lord Krishna, ठीक है। कौन सा है जो लॉर्ड कृष्णा के बर्थ सेलिब्रेट किया था? आई थिंक अगेन बहुत आसान क्वेश्चन है, जन्माष्टमी, ठीक है जी, जन्माष्टमी। दिवाली, नवरात्रि, गणेश चतुर्थी बिल्कुल अलग अलग फेस्टिवल्स हैं, ठीक है। सो 9 फॉर्म्स ऑफ गॉडेस दुर्गा, दिवाली रिटर्न ऑफ लॉर्ड राम टू अयोध्या, एंड गणेश चतुर्थी बर्थ ऑफ लॉर्ड गणेशा, ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग अवार्ड्स इज नॉट गिवन इन द फील्ड ऑफ डांस एंड म्यूजिक? कौन सा जो है डांस एंड म्यूजिक में नहीं दिया जाता, ठीक है। कालिदास सम्मान, संगीत नाटक अकेडमी, द्रोणाचार्य अवार्ड, महारी अवार्ड। सो द्रोणाचार्य अवार्ड किस में दिया जाता है? स्पोर्ट्स में, ठीक है, कोच को दिया जाता है, ठीक है। कोचेस को जो है, जो बेहतरीन कोच रहे होते हैं, उनको ये सम्मान दिया जाता है। और द्रोणा, जो महाभारत में गुरु द्रोण थे, उनको कह लीजिए एक तरीके से याद करके उनके नाम में ये दिया जाता है, ठीक है। कालिदास सम्मान कवर्स द क्लासिकल म्यूजिक, क्लासिकल डांस, थिएटर, प्लास्टिक आर्ट्स। संगीत नाटक अकेडमी हाईएस्ट रिकग्निशन है परफॉर्मिंग आर्ट्स में। और महारी अवार्ड स्पेसिफिकली दिया जाता है उड़ीसी डांस के लिए, ये ध्यान रखना, ये आपका 2-3 बार पूछा भी गया है, महारी डांस। विच वेव ऑक्सीलेट्स पैरेलल टू द मोशन ऑफ द साउंड वेव्स, ठीक है, पैरेलल टू द मोशन ऑफ द साउंड वेव, दैट इज योर लॉन्गिट्यूडनल वेव। देखो इसको याद रखने का तरीका बताता हूँ, लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स वेव्स में। देखो ट्रांसवर्स वेव टी है, तो ये क्या है, परपेंडिकुलर है, ऐसे याद रख लेना, टी का उल्टा परपेंडिकुलर, तो ये परपेंडिकुलर है, ठीक है। और तो ये वाला जो है, और ये जो आपका कंप्रेशन रेरीफेक्शन, ये आपका लॉन्गिट्यूडनल वेव्स हो गया। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो कि वैक्यूम में भी ट्रेवल करती हैं, ठीक है। मैकेनिकल वेव्स जो है, जिसके लिए मीडियम चाहिए होता है, ठीक है। ब्रॉड क्लासिफिकेशन विच रिक्वायर्स मीडियम, बोथ ट्रांसवर्स एंड लॉन्गिट्यूडनल वेव्स आर टाइप्स ऑफ मैकेनिकल वेव्स, ठीक है। चलिए, ओके, तो ये मैंने आपको सारी बता दी हैं इसमें, ठीक है। सो रिक्वायर्स अ मीडियम टू ट्रेवल, ठीक है, इसमें डू नॉट नीड अ मीडियम, ठीक है, ओके।
संगीत मजुमदार was felicitated by Casa de la Spain for her contribution to which of the following Indian classical dances? So answer is your कथक, ठीक है। मोहिनीअट्टम आपका केरल में है, कथक यूपी, भारतनाट्यम तमिलनाडु, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, ठीक है जी। सो संगीता मजुमदार या संगीत मजुमदार भी कहा जाता है, शी हैज़ बीन फेलिसिटेटेड, मतलब उनको जो है फेलिसिटेट किया गया, उनको जो है सेलिब्रेट किया गया, ठीक है जी, 2019 में अकॉर्डिंग टू सम सोर्सेज फॉर हर सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशन एंड इंटरनेशनल परफॉर्मेंस इन द फील्ड ऑफ कथक डांस। हाउ मेनी मेजर पोर्ट्स आर देयर इन इंडिया फॉर द मैरीटाइम ट्रांसपोर्ट? तो आंसर है आपका 13 पोर्ट्स हैं, ठीक है जी। एक और नया पोर्ट बनने जा रहा है, वाधवान पोर्ट, ध्यान रखना वाधवान पोर्ट, ठीक है जी। वो कहां पर है आपका? सो दैट इज द महाराष्ट्र, ठीक है, महाराष्ट्र। सो अभी क्या है, 13 है। देयर आर 13 मेजर पोर्ट्स, 12 गवर्नमेंट ओन्ड, 1 कॉर्पोरेट पोर्ट एंड नो रिया कामराजार पोर्ट ऑपरेटिंग इन इंडिया फॉर हैंडलिंग कार्गो एंड मैरीटाइम ट्रांसपोर्टेशन। मेजर पोर्ट्स कौन से होते हैं? जो मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग सेंटर गवर्नमेंट के द्वारा संचालित होते हैं, मतलब उनके अंडर आते हैं। Dash is are given for outstanding performance in sports games over a period of previous 4 years and for showing qualities of leadership, sportsmanship and sense of discipline, ठीक है जी। तो आंसर है आपका अर्जुना अवार्ड्स, ये दिए जाते हैं। इसके अलावा द्रोणाचार्य अवार्ड्स अभी हमने देखा, ये आपका दिया जाता है कोचेस को। राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी, तो इनको भी हम देख लेते हैं कि करके किस में दिया जाता है। सो इन टाइटल्स, ठीक है, अदर स्पोर्ट्स गिवन टू कॉर्पोरेट एंटिटीज एंड अदर फॉर प्रमोटिंग स्पोर्ट्स। और मौलाना अबुल कलाम जो ट्रॉफी है वो दी जाती है यूनिवर्सिटीज़ को, ठीक है, वो यूनिवर्सिटीज़ को दिया जाता है उनके परफॉर्मेंस के लिए, ठीक है, इंटर यूनिवर्सिटी टूर्नामेंट्स। विच ऑफ द फॉलोइंग क्लासिकल डांस फॉर्म वॉज इनिशिएटेड बाय श्रीमंत शंकरदेव? देखो श्रीमंत शंकरदेव जो है भक्ति मूवमेंट में जब हम बात करते हैं, अगर आपने 12th क्लास की एनसीईआरटी का भक्ति एंड सूफी मूवमेंट वाला चैप्टर पढ़ा है, तो श्रीमंत शंकरदेव जो हैं वैष्णव सेंट थे, जिनको ये श्रेय जाता है कि हिंदुइज्म का रिवाइवल, भक्ति मूवमेंट या कह लीजिए वैष्णविज्म को प्रमोट करने के लिए, कि कहाँ पर? असम में ब्रह्मपुत्र प्लेन्स में, ठीक है। तो यहाँ पर श्रीमंत शंकरदेव थे जिनको ये श्रेय जाता है और आज भी उनको बहुत सेलिब्रेट किया जाता है वहाँ पर। सो इट वाज द सत्रिय डांस। अब असम में कौन सा डांस है? इसमें सत्रिय डांस है। मणिपुर में है, उड़ीसी उड़ीसा में है, कथक यूपी में हम मेनली देखते हैं। सत्रिय हो गया असम डांस, असम में मतलब, ठीक है। सो इट वाज बाय द ग्रेट 15th-16th century Assamese Vaishnav saint reformer Shriman Shankardev as a powerful medium for propagating the Vaishnav faith. और 8 मेजर क्लासिकल डांसेस हैं रिकग्नाइज्ड बाय संगीत नाटक अकेडमी। भरतनाट्यम तमिलनाडु में, कथक यूपी, कथकली, ठीक है जी, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, उड़ीसी उड़ीसा, मणिपुरी, ठीक है, मणिपुर, मोहिनीअट्टम केरल, सत्रिया, ठीक है, असम, ठीक है जी, कथकली अगेन केरल। Which of the following was not one of the factors leading to economic reforms in 1991? कौन सा फैक्टर नहीं था? There was a inflation in the economy. There was a fall in India's foreign reserves. Yes, कहीं ना कहीं ये कहा था ना 15-20 दिन का ही फॉरेन रिजर्व था। There was inflation in the economy. Yes, ठीक है। There was a rise in fiscal deficit. Yes, fiscal deficit is nothing but borrowings of the government, ठीक है। देखो एक होता है रिसीट, एक होता है एक्सपेंडिचर। रिसीट में एक होता है रेवेन्यू रिसीट, एक होता है कैपिटल रिसीट्स। रेवेन्यू रिसीट डे टू डे रिसीट्स, ठीक है जी, जिनकी अवधि 1 साल से कम होती है। कैपिटल रिसीट्स लमसम रिसीट्स। एक्सपेंडिचर में भी जो है एक आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, सैलरीज, पेंशन, डे टू डे एक्सपेंडिचर, मेंटेनेंस, ये आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर बड़ा एक्सपेंडिचर। जो कैपिटल रिसीट्स कहा उसमें 2 चीजें आती हैं, एक डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट्स, एक नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट्स। डेट क्रिएटिंग मतलब जिससे जो आपने पैसा लमसम लिया किसी से, डेट है, ऋण है, आपको चुकाना पड़ेगा, दैट इज बोरोइंग्स। सो दैट इज फिस्कल डेफिसिट बेसिकली, ठीक है। अब जो है बिल्कुल बढ़ा था। देयर वाज अ स्टैगफ्लेशन इन द इकोनॉमी। देयर वाज नॉट स्टैगफ्लेशन। स्टैगफ्लेशन क्या होता है? स्टैग्नेशन थी प्लस साथ में इन्फ्लेशन थी। ऐसा नहीं था कि स्टैग्नेशन थी, बहुत लो ग्रोथ रेट थी, ठीक है, बहुत लो ग्रोथ रेट थी, ठीक है। तो वो जो है कारण था, और बट इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा थी। तो आंसर क्या है आपका? ऑप्शन 4, ठीक है जी।
चलिए, तो ये हो गया आपका हाई इन्फ्लेशन। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस था, लार्ज फिस्कल डेफिसिट था, हाई इन्फ्लेशन विद द लो ग्रोथ, ठीक है, जिसको स्लम्पफ्लेशन भी कहा जाता है या रिसेशनरी इन्फ्लेशन भी कहा जाता है, स्लम्पफ्लेशन या रिसेशनरी इन्फ्लेशन। ओके, सो अदर 3 फैक्टर्स ये हमने डिस्कस कर लिया। आर्टिकल 50 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रेफर्स टू, ठीक है जी, 50 किससे रिलेटेड है? रिजर्वेशन ऑफ सीट्स, सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, ठीक है, अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर, देखो गवर्नर पार्ट 6 में होगा, ठीक है, स्टेट वाले में होगा। राइट टू एलिमेंट्री एजुकेशन, ठीक है, ये आपका आर्टिकल 21 आप कह सकते हैं, 21A सॉरी, और ठीक है, तो आंसर क्या है? सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव, ठीक है, सो डीपीएसपी है। चलिए, रिजर्वेशन ऑफ सीट जो है आर्टिकल 330, ये आर्टिकल 21 हो गया, ए हो गया, और अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर आर्टिकल 155। विच ऑफ द फॉलोइंग गुड्स जनरली इंक्रीज ब्लड प्रेशर? ब्लड प्रेशर किससे बढ़ता है? ठीक है, फैट विद द लो सॉल्ट एंड लो शुगर, ठीक है, जनरली हम किससे कहते हैं ब्लड प्रेशर? नमक खाने से ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है जी, ज्यादा नमक खा लिया, ठीक है। फूड हाई इन प्रोटीन, फूड हाई इन फाइबर, फूड हाई इन सॉल्ट, शुगर एंड सेचुरेटेड फैट्स, यस, ठीक है, नमक खाने से। अच्छा, शुगर और सेचुरेटेड फैट से या ट्रांस फैट से क्या होता है? ठीक है जी, वेट गेन होता है, हार्डनिंग ऑफ आर्टरीज होता है, और जिसकी वजह से आपको, अगर ये कॉन्टिन्यूड रहेगा लंबे समय तक, तो हाई ब्लड प्रेशर के चांसेस बढ़ते हैं, ठीक है। ऑब्वियसली इसीलिए हम कहते हैं कि भाई नमक कम खाओ, चीनी कम खाओ, फैट कम खाओ, है ना। तो ये या आपका प्रोटीन रिच डाइट होनी चाहिए, लो सॉल्ट, लो शुगर। हाउ मेनी मेंबर्स elected and nominated were there in the Council of State under the Government of India Act 1919 passed by the Parliament and the UK to expand participation for the Indians, ठीक है जी, in the Government of India. So that is the, हाँ जी, कितने मेंबर्स थे? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म में जो आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था 1919, तो इसमें थे आपके 60 मेंबर्स, ठीक है जी, 60 मेंबर, जिसमें 34 थे इलेक्टेड और 26 नॉमिनेटेड। तो ये पहली बार हुआ था कि जो इंडियन पार्लियामेंट था, या ब्रिटिश इंडियन पार्लियामेंट था, वो बाई कैमरल, ठीक है, 2 सदन वहां पर आए, ठीक है जी। सो क्रिएटेड अ बाइकैमरल लेजिस्लेचर एट द सेंटर, द अपर हाउस, द काउंसिल ऑफ स्टेट वाज फिक्स्ड टू हैव अ मैक्सिमम ऑफ 60 members. Who among the following was the first female swimmer to win the 7 medals at a single Olympics in Tokyo Olympics 2020? वर्ल्ड रिकॉर्ड, 7 गोल्ड मेडल नहीं, सॉरी, 7 मेडल्स, मैं अभी बताऊंगा कितने गोल्ड और कितने वो थे। 7 मेडल एक ओलंपिक्स में एक प्लेयर ने, ठीक है जी, स्विमिंग में। सो एमा मैकन, ठीक है, एमा मैकन, सो ऑस्ट्रेलियन स्विमर, वॉन अस टोटल 7 मेडल्स, 4 गोल्ड, 3 ब्रॉन्ज मेडल। टोक्यो 2020 ओलंपिक्स, बिकमिंग द फर्स्ट फीमेल स्विमर इन द हिस्ट्री एंड द फर्स्ट ऑस्ट्रेलियन टू सिक्योर टू विन 7 मेडल्स सिंगल ओलंपिक गेम्स में, ठीक है जी। इट वॉज लाइक ऑब्वियसली अ रिकॉर्ड, 7 मेडल, यहाँ पूरे मतलब कंट्री के 7 मेडल नहीं रहते हैं, और यहाँ पर बहुत सारी कंट्रीज के 7 मेडल नहीं रहते, एक प्लेयर जो है 7 मेडल लेके जा रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट इज नॉट रिलेटेड टू मॉनसून इन इंडिया? अरेबियन सी ब्रांच, ठीक है जी, हम पढ़ते हैं, ठीक है, एक आपका अरेबियन सी ब्रांच, ये वाला एक इधर से, ठीक है, बे ऑफ बंगाल ब्रांच, ठीक है, रेनफॉल इंटरवल, क्लाउड बस्ट, ठीक है, एकदम जो है कई बार हम देखते हैं ना, बादल फट गया जी, वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस। अब देखो, जो रेनफॉल इंटरवल, जिसको ब्रेक इन द मॉनसून भी कहा जाता है, ब्रेक इन द मॉनसून, ठीक है, ब्रेक इन द मॉनसून। अब ये जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस हैं, इसकी वजह से विंटर में रेनफॉल होती है, ठीक है, विंटर में रेनफॉल होती है, और विंटर रेनफॉल और कब होती है, कहां पर? पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी, और इवन जो आपका हिली स्टेट्स है, हिमाचल, उत्तराखंड, वहां पे स्नोफॉल होती है। और इन राज्यों में, पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी में, आपको हल्की फुल्की बारिश मिलती है, जो कि रबी क्रॉप्स के लिए, गेहूं के लिए बहुत अच्छी होती है, ठीक है। तो ये आपका मॉनसून से रिलेटेड नहीं है, ठीक है। स्पेसिफिकली अगर हम बात करें तो समर मॉनसून से रिलेटेड नहीं है, ठीक है। इवन रिट्रीटिंग मॉनसून की वजह से भी बारिश कहां पर होती है? तमिलनाडु कोस्ट में, ठीक है, कोरोमंडल कोस्ट में। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन 4, ठीक है जी। बाकी तीनों जो हैं मॉनसून से कहीं ना कहीं ये टर्म्स एसोसिएटेड हैं,
ठीक है, अब ये इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं, ITCZ का रोल आता है, तिब्बतन प्लेट्यू का रोल आता है, ठीक है जी, आपका जेट स्ट्रीम्स का रोल आता है, ठीक है, बहुत सारे फैक्टर्स हम उसमें देखते हैं, इंडियन ओशन डायपोल का, एल नीनो ला नीना का रोल आता है इंडियन मानसून में। ये सारे फैक्टर्स मिलकर इंडियन मानसून को इम्पैक्ट करते हैं। ठीक है, अगर आप थोड़े डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो कोर्सेज हैं, अदरवाइज आपका एक ज्योग्राफी का मैराथन सेशन भी है। ठीक है, यूट्यूब पे ही है, मेरे चैनल पर आप जाइए, उसमें आपको पूरा ज्योग्राफी का मैराथन मिल जाएगा। ओके, Who among the following was awarded the भारत रत्न for his contribution to the green revolution in India? ठीक है जी, किसको जो है भारत रत्न दिया गया फॉर हिज कॉन्ट्रीब्यूशन टू द ग्रीन रेवोल्यूशन? ठीक है, तो इट इज सी सुब्रमण्यम। वैसे डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन है जिनको फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया कहा जाता है, पर ही वॉज अ मिनिस्टर एट दैट टाइम। ठीक है, सो हिज सपोर्ट वॉज वेरी क्रूशियल एट दैट टाइम, यूनियन मिनिस्टर फॉर फूड एंड एग्रीकल्चर व्हेन द ग्रीन रेवोल्यूशन वॉज लॉन्च्ड इन मिड 60s। ही इज वाइडली रिकग्नाइज्ड जब उन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिटिकल सपोर्ट जो है हरित क्रांति को दी उस समय पर। ठीक है, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम भारत रत्न इन 1997 फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, भारत रत्न इन 1957 फॉर हिज कंट्रीब्यूशन एज अ फ्रीडम फाइटर एंड पॉलिटिशियन। ठीक है जी, तो PV काने भारत रत्न इन 1963। सो इसके अलावा व्हाइट रेवोल्यूशन, ठीक है, मिल्क प्रोडक्शन से रिलेटेड है। ब्लू रेवोल्यूशन, फिश, पानी में फिश, ठीक है, ब्लू से याद रखना, ब्लू है पानी। और येलो, ठीक है, एडिबल ऑयल्स की प्रोडक्शन को लेकर है। और अभी एक सरकार का मिशन भी है, नेशनल मिशन एडिबल ऑयल की प्रोडक्शन को लेकर, क्योंकि 50% ऑफ द एडिबल ऑयल हम इंपोर्ट करते हैं। ठीक है, पिंक रेवोल्यूशन, प्रोडक्टिविटी ऑफ पोल्ट्री और द अनियंस ऑल्सो, ठीक है, द प्रॉन्स। तो ये था आज का सेशन। आई होप दी सेशंस आर हेल्पिंग यू सेशंस को लाने में, प्रिपेयर करने में, PPT मटेरियल, कितना सारा कंटेंट आसपास का, सिर्फ ऐसा नहीं है क्वेश्चन है आंसर है, वो आपको बहुत जगह मिल जाएगा, बट जो ये मेहनत है इसमें बहुत समय लगता है। सो इट इज़ टेकिंग टाइम टू ब्रिंग दिस सेशंस। सो आई एम वेरी होपफुल कि ये सेशंस आपको हेल्प कर रहे हैं, और भी बहुत सारे एग्जाम में आपको ये हेल्प करेंगे। सो डोंट मिस आउट दो सेशंस। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।